हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। अभी तक हमारे दो चैप्टर हैं जो फिजिक्स के पूरे उसके हैं, जो फिजिकल था, और सेकंड वाला हमारा जो चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट, उन दोनों चैप्टर को हमने कंप्लीटली पूरा कर लिया है। अब की बार हम करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब बात करें अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, इसमें सबसे पहले हमें यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि मोशन का मतलब क्या है। अब हमने यहाँ तक पढ़ा कि ये यूनिट होती है, ये यूनिट होती है, बेसिकली हमें बस उसकी यूनिट और मेजरमेंट की है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पता है हमें, जब एक लाइन पे हम चलते हैं, एक एक्सिस पे चलते हैं, आपको पता ही है, उसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का हमें पता है, लेकिन अगर हम बात करें मोशन की, मोशन पता करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, यहां पे है उसकी पोजीशन, अगर हम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड या समथिंग कुछ भी टाइम के बाद हम देखते हैं, मान लो उसकी पोजीशन ये चेंज होगी, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ पोजीशन चेंज की है। उसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज करता अपनी पोजीशन, तो उसको कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इन मोशन। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट इन मोशन। कब? जब चेंज इन पोजीशन होता है। कब? जब चेंज इन दी पोजीशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इन मोशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर चेंज नहीं होती है तो पोजीशन क्या कहते हैं? तो उसको हम कहेंगे रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब हमने देख लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो सबसे पहले अब हमने कहा चेंज इन पोजीशन। पहले ऑब्जेक्ट यहां पे था, तब ये यहां पे आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि ये पोजीशन क्या है। अब यहां पे वापस चलते हैं कि ये पोजीशन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन? पोजीशन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। पोजीशन एक रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग, अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आता है, थ्री एक्सिस का जो सिस्टम होता है उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। जब हम एक्सिस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट कहां पे है उसको डिफाइन करते हैं, उसकी क्या कहते हैं? पोजीशन। उसे क्या कहते हैं? पोजीशन। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर इसके अकॉर्डिंग हम इसकी पोजीशन को, किसी इसकी ये कहां पे है वो डिफाइन करते हैं, उसको उसकी पोजीशन कहते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई, अगर दो एक्सिस का है तो 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे, अगर वो 3 एक्सिस का है तो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। अब बात आती है कि जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं एक्स वाई एक्सिस, जब उसकी जहां पे तीनों कोऑर्डिनेट, तीनों एक्सिस, इनको क्या कहते हैं? एक्सिस। ये एक्सिस है, एक्सिस। और जेड एक्सिस, देखो जेड एक्सिस यहां पे होगा, ये इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस उस साइड, वाई उस साइड, एक दूसरे पे 90 डिग्री। और जेड एक्सिस ये है जो डस्टर की साइड है, इसको हम दिखाने के लिए ऐसे कर देते हैं थोड़ा टेढ़ा, तो जेड एक्सिस। एक्चुअली ये एक दूसरे पे 90 डिग्री पे बने होते हैं, तो ये एक दूसरे पे 90 डिग्री पे झुके होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें ये इसके साथ 90 डिग्री है, अगर यहाँ पे देखें ये इसके साथ 90 डिग्री है, अगर ये यहाँ पे देखें ये इसके साथ 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे उसकी डिफाइन करते हैं तो वो क्या कहेंगे? उसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं हम। अगर हम पोजीशन को डिफाइन करते हैं, एक बार हमने पोजीशन यहाँ पे डिफाइन की, एक बार हमने पोजीशन यहाँ पे डिफाइन की, कैसे कहेंगे कि वो मोशन में है? और मोशन में है तो हम कहां से देख रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। अगर ये चीज हमारी डिपेंड करे कि हम उस ऑब्जेक्ट की मोशन कहां से देख रहे हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट इज इंपॉर्टेंट। आप क्या करो, एक कोई रन कर रहा है, मान लो कोई ये कार चल रही है, आप ये कार चल रही है, आप क्या करो, इस कार को चलते हुए रोड पे देखो और दूसरी कार में बैठे हो,
आपको वो अलग स्पीड से चलती हुई दिखाई देगी। अगर आप यहाँ पे रेस्ट पे अर्थ पे खड़े हो, यहां से आप उसको देखो तो आपको अलग दिखाई देगी। तो ये क्या होता है, ये किस वजह से होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से। अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लें एक्स वाई एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अगर हम इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं कि यहां पे मान लो उस कार की पोजीशन पहले थी, अब उसकी कार की पोजीशन यहां हो गई, किसके रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के, ये एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन पहले ये थी, अब ये हो गई, क्योंकि एक्स अब चेंज हो गया और वाई में भी चेंज हुआ, या रहा यहीं पे रहा, हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे ये हो गया। तो एक्स वाई अगर उसके कोऑर्डिनेट की पोजीशन चेंज हो गई तो हम क्या कहेंगे कि उसकी जो पोजीशन है, पहले x1 पे थी मान लो, अब x2 पे आ गई, तो उसकी जो पोजीशन x1 से x2 चेंज हुई है, वो टोटली डिपेंड कर रही है कि वो किस रेफरेंस और फ्रेम में है। अब इस फ्रेम से देख रहे हैं x और y के अकॉर्डिंग उसकी चेंजमेंट देख रहे हैं, तो ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसका, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जो इसकी पोजीशन डिफाइन करता है। अगर हम ऐसे ही मान लो ये कार है, कार के अंदर बैठे हैं और उसके अंदर ही हमने हाथ में बॉल ले रखी है, अगर कोई बाहर वाला देखेगा, अकॉर्डिंग टू मी, और कोई भी कार में बैठा है उसके अकॉर्डिंग, मान लो कोई कार है, ये कार है कोई, ठीक है, यहां पे आप देखोगे कि यहां पे इसके अंदर कोई बॉल रखी हुई है, अगर इसके अंदर कोई पर्सन बैठा है, अगर वो देखता है कि ये बॉल जो यहां पे रखी हुई है ये उसके अकॉर्डिंग रेस्ट पे है, पर कार तो चल रही है, लेकिन अगर कोई अर्थ पे खड़ा है, रोड पे खड़ा, कोई पर्सन रोड पे खड़ा है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, ये कार के अंदर ये पर्सन भी चल रहा है, ये कार भी चल रही है और ये बॉल भी चल रही है, क्योंकि ये क्या चेंज कर रही है पोजीशन, पहले यहां पे थी, अब बॉल यहां पे हो जाएगी थोड़ी देर में, तो चेंज इन पोजीशन को क्या कहते हैं, मोशन। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली ये डिफाइन करता है कि उसकी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट चेंज हो रही है, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब हमने बात की, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, उसको हम कहते हैं मोशन। अब जब मोशन की बात आई तो वो मोशन किसी डायरेक्शन में हो सकती है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे हम इस चैप्टर में, कि वो एक लाइन में मूव कर रहा है। कहने का मतलब यहां पे हमारी जो पोजीशन है वो एक्स और वाई एक्सिस में चेंज हो रही है, मतलब एक्स एक्सिस, एक एक्सिस चेंज हो रहा है जो कि है पोजीशन एक्सिस। मतलब पहले उसकी पोजीशन मान लो एक लाइन पे थी, हम एक लाइन डिफाइन करते हैं, हमने ये लाइन डिफाइन कर ली, मान लो उसकी पोजीशन पहले यहां थी 10 मीटर, ये सेंटर पे थी 0, अब क्या है कि 10 मीटर कवर कर लिया, 20 मीटर कवर कर लिया, 30 मीटर कवर कर लिया, तो एक लाइन में मूव कर रहा हो, आगे किलोमीटर बढ़ रहा है या फिर वापिस आ रहा है, तो उसकी डिस्टेंस कम हो रही है, कहां से, इनिशियल पॉइंट से। इनिशियल पॉइंट्स मान लो उसका 0 पे था, तो उस पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब इन पोजीशन को क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, ये डिस्टेंसेस क्या होती हैं, इन सब को समझना बहुत जरूरी है कि ये चीजें क्या क्या कंसेप्ट हैं जो एक मोशन के लिए जरूरी है। मोशन में क्या क्या चीजें आ सकती है, आप मान लो कार चला रहे हैं, कभी आप उसके ब्रेक लगा देते हो, कभी स्पीड कम हो जाती है, कभी वो तेज चलने लगते हैं, कभी धीरे चलने लगती है, कभी हम देखते हैं कि कितनी दूर ट्रैवल करके आ गए, वो हम मेजर करते हैं, कोई पूछता है कितने किलोमीटर आ गए, वो सब चीजें क्या है, कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, किस पे डिपेंड करती हैं, वो सब सारी चीजें हम आज सीखेंगे। हम क्या क्या सीखेंगे आज, हमने आपको बता दिया कि मोशन क्या होती है, उसके बाद हम डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, और उसके बाद हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, उसके बाद हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। यहां पे एक पॉइंट और छूट गया जो कि क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे, तो हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे, हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस
इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये सब टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, जिसमें से हमने मोशन के बारे में कर लिया है। अभी हम चलते हैं डिस्टेंस पे। तो थोड़ा सा लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन इसमें आप जब देखोगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, फ्लो है, कि आपको लगेगा कि एक को कर लो, यहां तक पहुंचने में आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि कितनी आसानी से पहुंच गए। तो जहां तक हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, पाथ लेंथ, इन सब की हम सबसे पहले क्या करते हैं, कवर करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? अगर हम बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस कह सकते हैं आप इसको, और पाथ लेंथ, पाथ लेंथ क्या होती है? पाथ लेंथ जैसे कि वर्ड ही डिफाइन कर रहा है, पाथ लेंथ जो उसने पाथ ट्रेवल किया। मान लो हमारी कार ऐसे घूमते हुए जा रही है, यहां से पॉइंट है हमारा, यहां पहुंचना हमें, हम ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं, ये रोड बना रखे हैं, तो यहां पे पहुंच रहे हैं। जो एक्चुअल पाथ, ये पाथ है अपनी बस का, या अपनी ट्रेन का, या फिर अपनी कार का, या फिर अपने बाइक का, जो यहां से ट्रेवल करके यहां पे पहुंचा, मान लो ए पॉइंट से चला और बी से पहुंचा, जो ए से ए टू बी के बीच का जो पाथ ट्रेवल किया, उसको हम पाथ लेंथ कहते हैं और हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब जो ये पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो पाथ लेंथ अगर हम डिफाइन करें, पाथ लेंथ क्या होगी? इनिशियल पोजीशन हमारी x2 थी और b थी, b पोजीशन को मान लो डिस्टेंस उसने b थी, b माइनस a, तो हम इसको क्या कहेंगे? पाथ लेंथ, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ। ये हमारा हो गया पाथ लेंथ। यहां पे हमने बात की कि एक्चुअल में डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, पाथ लेंथ क्या होती है। जो हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल पाथ है दैट इज द पाथ लेंथ। अगर हम बात करें पाथ लेंथ के अलावा, सेकंड टर्म है हमारी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे हम समझे, डिस्प्लेसमेंट अगर हम किसी चीज को हाथ लगा देते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है, वो एक मोशन, एक स्टेट होती है, तो हम कहेंगे जो स्ट्रेट लाइन मोशन है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। मान लो यहां से हम चले घूमते हुए यहां पहुंचे, जो इनके बीच में डायरेक्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है, अगर हम हवाई जहाज से सीधा जाएं तो वो पाथ क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। आप देखो इसमें एक पॉइंट और आ गया, अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस और पाथ लेंथ की बात करते हैं, वहां पे हम एक चीज जरूर देखते हैं कि जो पाथ लेंथ है वो डिपेंड नहीं करती कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करती है। तो यहां पे इनिशियल पे चला, तो इसका मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, बट इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। जो क्वांटिटी की आगे हम बताएंगे, जिनकी डायरेक्शन होती है, जिनकी डायरेक्शन नहीं होती, उनको जिसकी डायरेक्शन होती है और जिसका मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज राइट रिटन बाय दिस साइन। किसी भी मान लो v वेक्टर लिखें तो v के, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे आएगा। तो वेक्टर क्या है, और जिसकी डायरेक्शन नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये क्वांटिटी है पाथ लेंथ, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बट यहां पे देखें ए से चला सीधा बी पे पहुंच गया, तो इसकी एक डायरेक्शन थी कि उस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस डायरेक्शन की मूवमेंट के कारण हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे ए टू बी पहुंचने में एक पाथ था, ठीक है, एक डायरेक्शन थी, तो ये हमेशा क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हम ये बात कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस अगर कोई बताता है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये एक्चुअल लेंथ है, ये शॉर्टेस्ट लेंथ है, अगर बात करें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो ये हमारा मेन डिफरेंस है। अब कोई क्वेश्चन पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, क्या कभी पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकती है? क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है? तो ये सब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अगर कोई कहे हमें डिस्टेंस को हम मान लो
x मान लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट को y मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये y है और ये जो डिस्टेंस है, जो पाथ है, एक्चुअल पाथ है, ये x है। अगर हम ये कहें क्या ये एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं डिस्टेंस और पाथ लेंथ? जी हाँ, हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि अगर हम इनिशियल पोजीशन से चले, अगर यहां से चले तो हम अगर इसी स्ट्रेट लाइन में चलें और ऐसे यहां पे पहुंच जाएं तो वहां पे उस केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करें क्या, अगर दूसरा क्वेश्चन क्या था, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकती है? नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ पे जा सकते हैं, उससे छोटा तो नहीं जा सकते कि डिस्टेंस कम हो जाए। डिस्टेंस तो ज्यादा ही हो सकती है कि एक्चुअल पाथ उसका अलग हो, पर शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट का मतलब शॉर्टेस्ट ही होता है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस नेवर लेस देन किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट से ये कभी भी लेस नहीं हो सकती। अगर बात करें डिस्टेंस की, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही रहेगी या फिर इक्वल टू रहेगी। ये क्या कह सकते हैं, इसका रिलेशन ऐसा होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आप इसको दूसरा ऐसे कह सकते हैं कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, उससे हम समझ सकते हैं कि उसकी पोजीशन जो यहां थी वो ऐसे हो गई। अब बात करें डिस्टेंस जब ट्रेवल होता है, इनिशियल पोजीशन मान लो उसकी x1 थी, तब x2 हो गई। मान लो यहाँ पे टाइम t1 था, ये t2 हो गया, क्योंकि एक टाइम के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, तभी हम उसको क्या कहेंगे, मोशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मोशन से किस तरह से हो सकती है कि मोशन होगी तो तभी उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगी या डिस्टेंस होगी। आपको ध्यान रखना है, टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, कि उसका निकालने के लिए क्या रोल होता है। अब हम बात करें, अगर हम बात करें कि अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, पॉजिटिव और नेगेटिव कब हो सकता है? इसकी डायरेक्शन दो ही हो सकती है। क्या क्या डायरेक्शन हो सकती है? या तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो या फिर ऐसे हो। कहने का मतलब अगर हमने कोई बॉल है, हमने वो फेंक दी, हम तो या तो उसको इस साइड फेंक सकते हैं, उस साइड, या फिर हमारे पास आ सकती है। वो क्या हो सकता है, नंबर एक बैकवर्ड हो सकती है, बैकवर्ड हो सकती है, या फिर डाउनवर्ड हो सकती है। अगर हम इस पोजीशन को मान लें, या फिर हम ऐसे कहें कि बॉल ऊपर करें या नीचे जाए, या अपवर्ड हो सकती है और बैकवर्ड हो सकती है और फ्रंट हो सकती है, फ्रंट या अवे, और अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड हो सकती है या डाउनवर्ड हो सकती है, दो ही पोजीशन हो सकती है कि हमारे पास आ जाए या अवे चली जाए। तो ये दो डायरेक्शन हो सकती है। जब हमसे अवे जाती है हम उसको लेते हैं पॉजिटिव, जब बैकवर्ड जाती है हम उसको लेते हैं, बैकवर्ड कह सकते हैं, फ्रंट कह सकते हैं, या फॉरवर्ड कह सकते हैं, फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड जाती है तब उसको पॉजिटिव लेते हैं। कहने का मतलब अगर यहां पे हम सेंटर पे खड़े हैं, उस साइड देख रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन को हम फॉरवर्ड माने तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी, और हमारे जो बैक साइड में होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। अगर हम अपवर्ड फेंके वो हमेशा पॉजिटिव होगी, अगर हम डाउनवर्ड आती है वो मूव करके तो वो नेगेटिव होगी। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि वो कैसे, किसी भी मोशन की मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ये दो क्वेश्चन हो गए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो सकती हैं, पर क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से कोई भी जीरो हो सकता है? एग्जैक्टली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक बात आपको ध्यान रखनी ही होगी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तब काउंट की जाएगी जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा या फिर अपनी पोजीशन चेंज करेगा, वरना हम इनका कंसेप्ट ही खत्म कर देंगे। यहां पे अगर ए से स्टार्ट होके बी पे पहुंचता है तो वहां की जो पोजीशन है यहां से स्टार्ट होके बी पे पहुंचती है, अदरवाइज
डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि मोशन के बिना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मायना नहीं है। रेस्ट की पोजीशन का आप क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालोगे? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकती है पर डिस्टेंस कभी नहीं। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ। अगर मान लो यहां से चला, यहां से चल के यहां से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ, मान लो ये ए पोजीशन से यहां से चलता हुआ वापिस ए पे ही आ गया, तो यहां इनिशियल पोजीशन है जो वो इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन बन गई। तो कहने का मतलब यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। इनिशियल और फाइनल के बीच में स्टेट जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो जीरो हो गया। तो कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। बट डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो उसने एक्चुअल पाथ तो ट्रेवल किया। एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया? वो क्या है? मान लो x ट्रेवल किया, तो वो नेवर भी, तो डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था समझने के लिए कि मोशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या रोल है, अगर हम यहां पे बात करें। अब हम बात करते हैं, कोई बॉडी मोशन करती है तो वो पोजीशन चेंज करती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? चेंज इन पोजीशन को क्या कहते हैं? अगर टाइम के अकॉर्डिंग उसको चेंज करती है तो आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन पोजीशन। बट हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्यों लेंगे? क्योंकि हम एक पूरी लाइन की, हम हर पॉइंट की वेलोसिटी नहीं निकालेंगे, हम पूरे पाथ की वेलोसिटी निकालेंगे कि यहां से वहां चला तो उसने कितनी वेलोसिटी कवर की, कि उसकी वेलोसिटी क्या थी। अब हम बात करते हैं क्योंकि वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? चेंज इन पोजीशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम कौन सा टाइम? चेंज इन टाइम। और कह सकते हैं इस पोजीशन को चेंज करने के लिए जो टाइम टेकन, और कह सकते हैं टाइम टेकन, जो टाइम लिया गया यहां से इनिशियल पोजीशन मान लो x1 थी, x1 से x2 तक पहुंचने के लिए जो टाइम लिया गया, मान लो यहां से कोई बॉडी यहां पे x2 तक पहुंची, x1 ये था, x2 ये था, तो उसने मान लो ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल की और शॉर्टेस्ट पाथ ये हो गया, तो a पाथ मान लेते हैं, इसको b पाथ मान लेते हैं। तो x1 से x2 पहुंचने के लिए मान लो टाइम लगा उसे t, तो टाइम जो लगा t, मान लो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 0 था और t2 पे टाइम t था, तो टाइम उसे लगा जो t, उस टाइम टेकन में जो चेंज हुआ पोजीशन में, उसको हम क्या कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं चेंज इन पोजीशन। इनिशियल और फाइनल को अगर देखें तो ये चेंज इन जो पोजीशन है ये क्या है? यहाँ x1 से x2 के बीच का डायरेक्ट डिफरेंस देखेंगे, हम पाथ लेंथ नहीं देखेंगे, डायरेक्ट डिफरेंस, क्योंकि चेंज इन पोजीशन है, ये पोजीशन x1 थी, x2 थी, इनके बीच का डायरेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब हम एक दूसरी तरह से एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय किसको क्या कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी। अगर हम यहां पे एवरेज वेलोसिटी इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यहां से जाने के लिए, वहां पहुंचने के लिए जो टाइम की पोजीशन में चेंज हुआ उसको हम क्या कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी। अब हम एक चीज और इंपॉर्टेंट यहां पे देखने लगे हैं कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट आया है। डिस्प्लेसमेंट जैसा कि हमने बताया था वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन है तो उसकी डायरेक्शन हमें पता होती है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको डिफाइन करते हैं v से और एवरेज के लिए ऊपर लगा देते हैं बार। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को मान लो हम s मानते हैं और टाइम टेकन को हम t
t मानते हैं तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम इसको ds कर सकते हैं और dt कर सकते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। अगर हमने इसकी बात की कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये है वो है, तो उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। उससे पहले हम एक पिछले कंसेप्ट में एक चीज भूल गए कि पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन अगर उसकी डिफरेंट होती है तो उसके बारे में अगर हम बात करें मोशन में, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम क्या x और ये t, मतलब टाइम के साथ किसी की पोजीशन कितनी चेंज हो रही है तो उसको हम पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं। अगर टाइम के साथ एक ऑब्जेक्ट, मान लो ये 5 मीटर यहां पे खड़ा था, मान लो 5 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा था ऑब्जेक्ट, और टाइम 0 से चला था यहां से, और ये बढ़ रहा है, टाइम बढ़ता गया, लेकिन वो यहीं पे खड़ा है, तो उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो अगर रेस्ट पे है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ ये बन जाएगा। ठीक है, यहां पे आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन का क्या है, पोजीशन का एक्सिस जिसको है पोजीशन, ठीक है, ये पोजीशन वाला है जिसको हम x से डिफाइन करते हैं, और ये टाइम वाला है जो कि हमने t से डिफाइन किया। अगर x की पोजीशन v के टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो वो कांस्टेंट है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हम उसको डिफाइन करेंगे कि पोजीशन एट रेस्ट ऐसे मूव करते हैं। अगर बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, अगर मोशन हो रही है, पोजीशन ये है, पोजीशन ये है, और ये क्या है, टाइम, टाइम ग्राफ है, टाइम एक्सिस है, ये क्या है, सेंटर। और अगर यहां से कोई चलता है उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है टाइम के साथ, देखो टाइम भी बढ़ रहा है, टाइम यहाँ पे कुछ था, पोजीशन ये थी, टाइम यहाँ पे कुछ था, पोजीशन ये थी, मान लो यहाँ पे 2 सेकंड था, यहाँ पे 4 सेकंड था, यहाँ पे 6 सेकंड था, यहाँ पे 8 सेकंड है, तो यहाँ पे इसकी, यहाँ पे अगर इसकी पोजीशन देखें ये हो गई, यहाँ पे इसकी पोजीशन ये देखें ये होगी, इसकी पोजीशन ये होगी, इसकी पोजीशन ये हो गई, तो यहाँ पे पोजीशन x1 थी, यहाँ पे x2, यहाँ पे x3, यहाँ पे x4, तो ये जो पोजीशन है इसकी x1 x2 x3, तो ये पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस टाइम। आप इसको t1 t2 t3 t4, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये कई बार आ जाते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के डिफाइन कर देते हैं, पर हमको एक्चुअल वैल्यू की बजाय पोजीशन टाइम ग्राफ पे दे देते हैं। मान लो मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम बनाऊं कि यहाँ पे उसने पहले 10 मीटर दे रखा है, फिर 20 मीटर दे रखा है, फिर 30 मीटर दे रखा है, फिर 40 मीटर दे रखा है। तो अगर हमसे पूछे कि उसकी वेलोसिटी क्या है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि इस पॉइंट पे 4 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 20, उसकी डिस्प्लेसमेंट जो पोजीशन थी वो 20 थी, तो 20 थी किस पे, 4 पे, और अगर 6 पे उसकी पोजीशन देखें 30 थी, तो यहां से x2 क्या है, 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 4 था, 6 माइनस 4 सेकंड इज इक्वल टू क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ऐसी पोजीशन आ सकती है, तो ये क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 तो 5, तो उसकी 5 मीटर पर सेकंड। देखो ये क्या थी, मीटर में थी, और ये क्या सेकंड में, तो यहां से यूनिट भी आ गई 5 मीटर पर सेकंड। तो आपको ध्यान रखना है एवरेज वेलोसिटी है जो हमेशा मेजर की जाती है मीटर पर सेकंड, तो यहां से यूनिट भी आ गई कि एवरेज वेलोसिटी की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ वो चेंज हो रही है। अब हमने कहा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, अगर वो मूव कर रहा है, अगर वो मोशन में है, तो वहां पे उसमें एक एक्चुअल पाथ लेंथ होगी और एक पोजीशन में डिफरेंस होगा। जैसा कि हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली, वो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की,
एवरेज स्पीड भी आपने सुना होगा, जैसे कि हम बाइक से चलते हैं, हम कहते हैं कि एवरेज स्पीड हो गई है, लेकिन हम एक्चुअल पाथ से चलते हैं तो उस एक्चुअल पाथ से हम उसका टाइम के अकॉर्डिंग चेंज इन मिनट निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा हमारी एक्चुअल स्पीड है। हम जैसे कहते हैं कि हमारी जो एवरेज स्पीड है वो 50 की रही तो हम 50 किलोमीटर गए तो एक्चुअल पाथ से गए, तो वो एवरेज वेलोसिटी नहीं है, एवरेज स्पीड है। तो वहां पे क्या होगा, हमारा जो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड यहां से क्या डिफाइन करेगा कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने एक टाइम में उसको हम एवरेज स्पीड से डिफाइन करेंगे, क्योंकि एक्चुअल पाथ है जो यहां से यहां तक जाने का जो एक्चुअल पाथ है उस पे ही हम डिफाइन कर पाएंगे कि उसकी स्पीड क्या है। यहां से यहां तक डिफाइन कर देंगे तो ये वेलोसिटी निकालेगा, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है जो हम दिखाते हैं। तो एवरेज स्पीड को अगर हम u से डिफाइन करें, उसके ऊपर बार लगाएं, तो ये क्या है, डिस्टेंस होती है, एक्चुअल पाथ हो गया, इसको हम x से डिफाइन कर देते हैं डिवाइडेड बाय t, तो dx बाय dt, कहने का मतलब जो इनिशियल एक्चुअल पाथ की पोजीशन थी, ये एक्चुअल पाथ यहां से ट्रेवल करके चेंज इन पोजीशन हुआ, जो एक्चुअल पाथ हुआ वो डेल्टा x है, और dt, और जो इस पाथ को ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लिया गया उसको dt यहां पे कहा गया है। तो यहां से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। जो एवरेज स्पीड है उसको निकालने के लिए हमने देखा कि जो हमने dx यूज किया वो क्या है, डिस्टेंस है, जो कि एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, हम इसको अगर स्केलर क्वांटिटी बोल रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि u भी एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज स्पीड। ठीक है, अगर हमने इसको स्पीड मानना है तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि एक स्पीड है। ठीक है, अब यहां से पता चल गया कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, क्यों वेलोसिटी को ऐसे लेते हैं, क्यों वेक्टर मानते हैं, क्यों स्केलर मानते हैं स्पीड को, स्पीड क्या है, कहां पे क्या यूज। बहुत से क्वेश्चन है जो धीरे धीरे आपको समझ आते जाएंगे कि हम मोबाइल कार में क्यों स्पीडोमीटर यूज करते हैं, क्यों वेलोसिटी मीटर यूज नहीं करते, हम हमेशा गन की वेलोसिटी क्यों देखते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में जाती है। लेकिन अगर हम कार की देखें वहां पे स्पीड देखते हैं, अगर हम प्लेन की देखें वहां पे भी हम वेलोसिटी देखते हैं, प्लेन की भी स्पीड है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। तो ये सब जो कंसेप्ट है स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी में आप डिफरेंस यहां से बता सकते हो कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है।